आप जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर रविवार को शाम 5 बजते ही चुनावी शोर पूरी तरीके से थम गया। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर है रिजल्ट का दिन। दूसरे फेज के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील कर दिया गया है। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा, रोक होगी। सिक्योरिटी व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे। लालू का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, खुद हटे तो पत्नी को बना दिया सीएम। ये केवल परिवार का सोचते हैं। तो तेजस्वी यादव ने आज बिहार में कुल 16 जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा की, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ 4 रैलियों को एड्रेस करते हुए नजर आए। दूसरे फेज में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 11 नवंबर को तय होगा और यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत पूर्ण रूप से झोंकी थी। दूसरे फेज में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा और इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी थी। दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान भी होना है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज है। तो असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर भी ग्राउंड पर मौजूद है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीत दर्ज की थी, जीत का चौका भी लगाया था और सबको चौका भी दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में 18 जिलों की सीटों पर चुनाव होना है। इसमें गयाजी जिले की 10, कैमूर जिले की 4, रोहतास जिले की 7, औरंगाबाद जिले की 6, अरवल जिले की 2, जहानाबाद जिले की 3, नवादा जिले की 5, भागलपुर जिले की 7, बांका जिले की 5, जमुई जिले की 4, सीतामढ़ी जिले की 8, शिवहर जिले की 1, मधुबनी जिले की 10, सुपौल जिले की 5, पूर्णिया जिले की 7, अररिया जिले की 6 सीट, कटिहार जिले की 7, किशनगंज जिले की 4, पूर्वी चंपारण जिले की 12, तो पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो ये मैंने आपको होल एंड सोल बता दिया। हर एक चेहरे ने पूरी ताकत झोंक दी, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। इस बीच मैं आपको कुछ ब्रेकिंग्स हैं वो भी जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। दूसरे फेज के लिए चुनावी प्रचार पूरी तरीके से थम गया। यह है 7 बजे की 7 बड़ी ब्रेकिंग एक साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, दूसरे फेज के लिए चुनावी प्रचार थम गया। आखिरी चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है। 11 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। 20 जिले हैं इसमें और 122 सीटों पर मतदान होगा। तीसरी ब्रेकिंग, दूसरे फेज में 1302 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे और 11 तारीख को 3 करोड़ 70 लाख से अधिक वोटर इनकी किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। ब्रेकिंग 4, नेपाल बॉर्डर 11 नवंबर तक सील किया जा चुका है। सीमा पर लोगों के आने जाने पर रोक है। इसके अलावा 5वीं ब्रेकिंग, राहुल गांधी भी इस रण में है। राहुल गांधी कह रहे हैं, मेरे पास वोट चोरी के सबूत हैं। वोट चोरी के लिए एसआईआर हो रहा है। ब्रेकिंग नंबर 6, तेज प्रताप, मुझे खतरा है। Y+ सुरक्षा मिलने पर तेज प्रताप ने अपनी बात रखी, कहा मुझे सुरक्षा है। धन्यवाद भी उन्होंने किया। 7वीं ब्रेकिंग 7 बजे की, सड़क, भागलपुर में सड़क नहीं तो वोट नहीं। 2 गांव के लोगों ने चुनावों का बहिष्कार कर दिया। कहा, हर बार आप आते हैं, वादा करते हैं, सड़क भी देंगे, बिजली भी देंगे, लेकिन अब तक सड़क नहीं है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि 11 तारीख को हम लोग मतदान करने नहीं जाएंगे। और कुछ खबरें, दूसरे फेज में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। जीत के अपने अपने दावे हैं। कुछ रिएक्शंस आए हैं, सुनिए जरा एक बार। डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। जैसे खतरा है, खतरा क्या अब है, दुश्मन सब लगा हुआ है ना। हाँ, तो तेजस्वी का जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। ये लोग
जो लोग जीवन भर चोरी किए हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। खड़गे जी से ज्यादा करंट लगेगा राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन वर्चुअल किया। इस बार यहाँ की जनता उनको एक्चुअल विदा करके इटली भेजा देगा। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। एनडीए की तो जीत हो ही रही है और प्रचंड बहुमत से जिताए। बिहार में भी पुनः एक बार नई जीत के साथ, नए संकल्प के साथ गरीब, महिला, युवा, किसान सबकी बेहतरी के लिए मां का आशीर्वाद मिले, यही मैंने उनसे कामना की। कौन जीतेगा बिहार का बैटल, इसके लिए हर एक बड़ा चेहरा चुनावी रण में उतरता हुआ नजर आया। गृह मंत्री अमित शाह 2 रैली करते हुए आज नजर आए। सासाराम पहुंचे और अरवल भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने 4 रैली आज की। इसके अलावा राहुल गांधी 2 रैली को संबोधित करने पहुंचे। किशनगंज, पूर्णिया। तेजस्वी यादव ने आज 15 रैलियां बैक टू बैक की, जिसमें कई बड़े शहरों के नाम थे। फ्रॉम योगी आदित्यनाथ टू गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। जो जितना ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा था लोगों से करने का उसने प्रयास किया। अब तक मेहनत कर रहे थे तमाम चेहरे, अब यहां से काम होगा आपका। अपने घरों से जरूर निकलिएगा। मैं जानता हूं बिहार वैसे भी इस बार एक इतिहास लिखने के मूड में है। अब आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी अब तक 15 रैलीज कर चुके हैं। अमित शाह जी 34, सीएम योगी 29, नीतीश कुमार 67, 67, तेजस्वी यादव सुनिए जरा 170, राहुल गांधी 13, प्रियंका गांधी वाड्रा 12 रैली, 1 रोड शो। और दूसरे फेज में अगर आप देखेंगे ओवैसी की भी एंट्री है। ओवैसी 52 रैली कर चुके हैं। 52 रैली असदुद्दीन ओवैसी कर चुके हैं। तो कौन कितनी रैलीज कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 15 रैलीज, गृह मंत्री 34, योगी आदित्यनाथ 29 रैलीज अब तक कर चुके हैं बिहार में। यहां पर अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव 100 प्लस, 150 प्लस, 170, 170, नीतीश कुमार 67 बार लोगों के बीच गए, रैलीज करी, 170 बार। तेजस्वी यादव मेहनत बहुत कर रहे हैं। राहुल गांधी 13 का ही आंकड़ा है। 13 उनके लकी साबित होगा, नहीं होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार, लेकिन 13 बार जनता के सामने पहुंचे, रैलीज करी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी बहन, वो भी लगातार बिहार में, क्योंकि एक बड़े वो बता रही थी कि हम वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का फेस उसमें आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा था। असदुद्दीन ओवैसी वैसे भी कहते हैं कि हर चुनावों की लैला मैं ही रहती हूं, हर कोई मेरे पीछे मजनू हो जाता है। अब यहां से आप देख लीजिए चीजें। बिहार में दूसरे दौर का दंगल, कुल 122 सीटें हैं, 20 जिले हैं, वोटर हैं 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा, और उम्मीदवार है 1302। ये है पूरा होल एंड सोल। 20 जिले, 45,399 बूथ्स बनाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 1302 कैंडिडेट्स मैदान में है। कुल मतदाता है 3 करोड़ 70 लाख 13,556, जिनमें पुरुष वोटर्स का आंकड़ा है 1 करोड़ 95 लाख 44,041। तो वही महिला वोटर 1 करोड़ 74 लाख 68,572। थर्ड जेंडर भी है 943 943। दिव्यांग वोटर्स 4 लाख 4,615। तो ये है। इसके अलावा सर्विस वोटर जो कि सरकारी नौकरी में काम करते हैं, आप जानते हैं उनकी खास तरीके से वोटिंग होती है, 63,373। आगे बढ़िए, कुछ और आंकड़े आपके सामने रखे। 32 सीटों पर एक ही जाति के कैंडिडेट्स के बीच जबरदस्त मुकाबला है। यहां पर यादव के सामने यादव, इस समीकरण से कोई नहीं बच रहा, कोई दल नहीं बच रहा। तो ये कौन कौन सी सीटें? नरपतगंज, बेलहर, नवादा और बेलागंज। 4 विधानसभा सीटों पर यादवों के बीच कड़ा मुकाबला है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक महागठबंधन दोनों ओर से यादव उम्मीदवारों पर विश्वास व्यक्त किया गया है। अररिया, जोकीहाट, बहादुरगंज, अमौर सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। एम वर्सेस एम, 3-3 सीटों पर धानुकों से पासवान का पासवान से मुकाबला है। राजपूत का राजपूत से मुकाबला है। मूसहर जाति इस बार कहा जा रहा है कि इनको साधेंगे मूसहर का मूसहर से, यानी एक तरफ से मूसहर तो दूसरी तरफ से भी मूसहर। एनडीए वर्सेस इंडिया, यहां पर जातीय समीकरणों का ध्यान हर एक चेहरे ने रखा है, हर एक दल ने रखा है। 2-2 सीट्स पर ब्राह्मण है आमने सामने। वैश्य, रविदास जाति के प्रत्याशियों में भी टक्कर है। 1-1 सीट पर पाथर, खरवार, संताल, कुशवाहा के उम्मीदवार आमने सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं। भूमिहार प्रत्याशी अपनी ही जाति के प्रतिद्वंदियों को चित करने पर उतरे हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक चीज पर, हर एक सीट पर जातीय समीकरण को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर ही टिकट शेयरिंग की गई है।
अब भूमिहार प्रत्याशी अपनी ही जाति के प्रतिद्वंदियों पर किस तरीके से वोट करेंगे, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा। अब आप देख लीजिए, यादव के सामने यादव, यादव वर्सेस यादव, कहां पर, नरपतगंज, बेलहर, नवादा और बेलागंज, यहां पर यादव के सामने यादव खड़ा है। इसके अलावा मुसलमान के सामने मुसलमान, वो कौन कौन सी सीट्स हैं वो भी आपके सामने है। देखिए, अररिया, जोकीहाट, बहादुरगंज और अमौर सीट पर, 2 सीटों पर 2 ऐसी सीटें भी है जहां पर ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण है। वो कौन कौन सी सीट है वो आपको बता देता हूं। नरकटियागंज, बेनीपट्टी। 3 सीटों पर धानुक के सामने धानुक जाति का ही प्रत्याशी खड़ा है। इसमें कौन कौन सी सीट है, फूलपरास, सिकटी, रुपौली। 3 सीटों पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पासवान के सामने पासवान है। यानी जातीय समीकरण, हम बार बार कहते हैं कि चीजें बदलेंगे, अभी वो वक्त नहीं है। बहुत सारी चीजों पर हम आगे आ गए, आगे और बढ़ना बाकी है। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर पासवान वर्सेस पासवान है, कोड़ा, पिरपैती, बोधगया। 3 सीटों पर राजपूत प्रत्याशी के सामने राजपूत प्रत्याशी, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं वहां पर राजपूतों का वर्चस्व ज्यादा होगा, वोटर्स राजपूत के ज्यादा होंगे। रामगढ़, औरंगाबाद, वजीरगंज। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मूसहर वर्सेस मूसहर है, यानी एक प्रत्याशी मूसहर का, इंडिया ब्लॉक का भी, और एनडीए ब्लॉक से भी मूसहर। ये कौन सी सीटें हैं, बाराचट्टी, सिकंदरा, रानीगंज। 2 सीटों पर वैश्य के सामने वैश्य को खड़ा किया गया है। ये 2 सीटें कौन सी हैं, मोतिहारी और कटिहार। तो जातीय समीकरणों को साधने के लिए हर एक पार्टी ने पूरा मंथन चिंतन किया है, प्लस माइनस, स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटीज, हर एक चीज पर काम किया है और उसके बाद ही टिकट शेयरिंग की है। आगे बढ़िए, अंग की जंग, कौन जीतेगा। देखिए, 16 सीटें हैं। 2020 का समीकरण जो आपके सामने है वो आप देखिए, एनडीए जीता था 12, महागठबंधन के पास गई थी 3 सीटें और अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में गई 1 सीटें। यह है अंग की पूरी लड़ाई। यहां पर आप देखेंगे 15 सीट्स है, यहां पर एनडीए का वर्चस्व आप इसे गढ़ भी कह सकते हैं, जिस तरीके से क्लीन हुई 15 में से 12 सीट। अब ये 2020 का आंकड़ा है, 2020 का यह समीकरण था। इस बार कितनी सीटें, इस बार कितना बदलाव, ये 16 सीट है, 16 में से 12 एनडीए, 3 महागठबंधन के पास और 1 अदर्स, 1 अन्य। इस बार कितनी परिस्थितियां बदली हैं, क्या कुछ रहा है, उस पर भी हम लगातार बात करेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जिससे बिहार की राजनीति को आप अभी पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते। 2020 का ये आंकड़ा है, फ्रॉम 2020 वी आर नाउ हेडिंग टू 2025, और यहां से कौन आगे बढ़ेगा, यहां से मगध का किंग कौन बनेगा, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, मगध की कुल 26 सीटें हैं। 2020 में एनडीए 6 सीटें ही जीती थी। मगध का किंग कौन, अगर 2020 को आप देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा महागठबंधन। 20 सीटें, 20 आउट ऑफ 26, 6 सीटें एनडीए, 20 सीटें महागठबंधन के पास, अन्य के लिए यहां पर कुछ बचा ही नहीं। ये गढ़ है। जैसे अंक की जंग में हम देख रहे थे एनडीए, तो वहीं मगध के किंग में आप साफ तौर पर देखेंगे महागठबंधन 20 सीटें जीता था 2020 में, 26 में से 20 सीटें। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ और आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। 2 फेजेस में चुनाव हुए, पहला फेज हो गया, बहुत शानदार रहा। अब दूसरे फेज है 11 तारीख को। दूसरे फेज में आप देखेंगे 122 विधानसभा सीटें आप सब जानते हैं, और 14 नवंबर को मतगणना है। कुल उम्मीदवार है 1302। 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत 11 तारीख को बिहार वासी ईवीएम में कैद कर लेंगे। तो ये है सेकेंड फेज का। अब बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सारे पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है वो आपके सामने मैंने रखा है। देखिए, 2000 में 62.06% आया, 1995 से प्लस 0.8% आरजेडी की सरकार था। 2005 में आ जाइए, तब कितना वोट प्रतिशत रहा था, 46.05%। 2000 से इसमें -16% का गैप आप देखेंगे। इसमें किसी को बहुमत नहीं, हंग असेंबली वाली परिस्थितियां। फिर आप आ जाइए 2005 में। 2005 में जब आए तो 45.85%, और जब 2000 से 2005 में आप देखेंगे -16.21%। यहां पर तब सरकार किसकी बनी थी हर कोई जानता है। अब ये जो नए आंकड़े आपके सामने आ गए हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के फेस हैं। वो मोदी हैं, ब्रांड मोदी हैं, जिस पर देश विश्वास करता है। इसीलिए फर्स्ट फेज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 रैलीज की थी, 6 रैली की थी और 1 रोड शो किया था। दूसरे फेज में आते आते तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलीज हो गई 8 जनसभाएं प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है एनडीए के पास वो है गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह ने फर्स्ट फेज में 17 रैलीज की थी, लोगों से संवाद किया था, बताया था कि किन मुद्दों पर बिहार की जनता इस बार विश्वास करेंगी, किन मुद्दों पर वोट करेगी।
फर्स्ट फेज में जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है, 65% पार, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरे फेज में गृह मंत्री जी ने 18 से ज्यादा रैलीज करी और ये बताने का कोशिश किया कि चीजें सब कुछ ठीक हैं। आज ये चुनावी शोर खत्म हो गया है, जनता को कैसे एड्रेसल मिला, जनता किस पर विश्वास कर रही है, ये अब आ जाएगा सामने 14 तारीख को। अब किस साल में कितनी वोटिंग हुई वो आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया। साल है 2000, जब वोटिंग हुई 62.06%। ये 1995 से यहां पर आरजेडी की सरकार और वोट प्रतिशत बढ़ा 0.8% के साथ। 2005 में साल था 2005, इसमें वोटिंग प्रतिशत ओवरऑल निकल कर आया बिहार में 46.05%। 2000 से 2005 में -16% की गिरावट दर्ज की गई और उस वक्त किसी को भी बहुमत नहीं मिली थी, किसी के पास भी वो मैजिकल नंबर नहीं आया था। आइए 2005 में ही आपको 2 बार इलेक्शन हुए, फिर 45.85% हुआ और 2000 में ये आंकड़ा जो था, ये जो 18 था वो -16 पर आ गया। फिर अक्टूबर में सरकार बनती है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की। साल 2010 में आ जाइए 52.73% वोटिंग प्रतिशत टोटल टर्नआउट निकला। ये साल 2005 से अगर आप 2010 को कंपेयर करेंगे तो +6.88% का इजाफा हुआ था वोटिंग टर्नआउट में। जेडीयू बीजेपी की वापस यहां पर सरकार बनी थी। 2015 में आ जाइए 56.91% टोटल वोटिंग टर्नआउट रहा। इसको कंपेयर अगर आप करेंगे 2010 में कितना वोटिंग टर्नआउट था तो यह है +4.8%। जेडीयू आरजेडी की सरकार तब यहां पर बनी। 2020 का ही आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, टोटल वोटिंग टर्नआउट रहा 57.29%। 2015 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये भी प्लस में गया है 0.38%। और तब यहां पर सरकार बनाई थी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चुनावी रण में एक साथ है। बीच में इस तरीके का भी विवाद उठाने का प्रयास किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को हाईजैक कर रही है, वो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। लेकिन अब आप देख लीजिए, सबने क्लियर कर दिया। कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। मतदान अगर 60% के पार हो जाए तो लालू जी का फायदा होता है, आरजेडी का फायदा होता है। देख लीजिए, आपके सामने आंकड़े रख दिए मैंने। विधानसभा चुनाव 1990 वोटिंग का क्या हुआ था नतीजा, कितना था टर्नआउट, 62.04%। और यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, लालू प्रसाद यादव की एंट्री हुई थी और लालू प्रसाद यादव ने सत्ता से बेदखल कर दिया था कांग्रेस को। उसके बाद से ही आज तक आप देख लीजिए, कांग्रेस का जनाधार हिला पड़ा है। इतनी जबरदस्त स्ट्राइक दी थी लालू प्रसाद यादव ने। अब अगला आंकड़ा आपके सामने आ गया। विधानसभा चुनाव 1995 को याद कीजिए, वोटिंग टर्नआउट था 61.79%, 61.79%। तब भी यह गारंटी थी लालू प्रसाद यादव की वापसी की और यही हुआ। आरजेडी की जीत हुई, लालू प्रसाद यादव की वापसी हुई, यानी 60% प्लस। वैसे भी 6 का आंकड़ा बहुत लकी रहता है लालू प्रसाद यादव के लिए। तो लालू प्रसाद यादव जब 60% से ऊपर बिहार में मतदान हुआ, लालू जी की बल्ले बल्ले हो गई। फर्स्ट फेज में 65%। आइए थोड़ा आगे, 2000 में जब वोटिंग हुई, वोटिंग टर्नआउट रहा 62.57%, 62.57%। लालू यादव की जीत, वापस सत्ता के सिंहासन पर बैठे लालू प्रसाद यादव। और आइए देखिए, मतदान कम होता है तो नीतीश जी की सरकार बनती है। विधानसभा चुनाव 2005 में क्या हुआ था याद कीजिए, कितना टर्नआउट था, 45.85%। किसकी हार हुई थी, मैंने आपको इससे पहले भी बताया। आरजेडी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और नीतीश कुमार ने जीत का सेहरा पहना। नीतीश कुमार ने सरकार की अगुवाई की और उसके बाद से आप देख ही रहे हैं, नीतीश एंड नीतीश। मतदान कम, और आंकड़े में आपको दिखाता हूं, सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो शायद तुक्का हो सकता था, लेकिन जब एक के बाद एक कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ हम बैठे, हमारी टीम ने रिसर्च की। अब 2010 में आ जाइए, क्या हुआ था, वोटिंग टर्नआउट था 52.73%। तब भी किसकी हार हुई, आरजेडी की हार हुई। नीतीश कुमार वापस सत्ता के सिंहासन पर। आइए और आंकड़ा दिखाऊंगा आपको। 2010 के बाद आप आ जाइए 2015 पर। वोटिंग प्रतिशत कितना रहा, 56.91%। तब लालू और नीतीश एक साथ थे। सीएम कौन बना, नीतीश कुमार। अल्टीमेट विनर कौन, नीतीश कुमार। और आगे आइए, कुछ और आंकड़े आपके सामने मैं रखूंगा। मतदान कम होता है तो नीतीश कुमार को फायदा होता है। 2020 में आ जाइए, लेटेस्ट 57.29% ओवरऑल वोट टर्नआउट। किसकी जीत हुई, एनडीए की जीत हुई। अल्टीमेट विनर कौन, नीतीश कुमार एज सीएम, चीफ मिनिस्टर। और अभी आप देख लीजिए,
इट्स 2025 और अभी वोटिंग का आंकड़ा है 60% के बाहर। बिहार में जब ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका मतलब क्या होता है? बिहार के ही ट्रेंड्स को निकालकर मेरी टीम ने आपके सामने रखा है। 1962 विधानसभा चुनाव 44.47%, 7% ज्यादा मतदान हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम गैर कांग्रेस सरकार बनी। 1967 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 67 में कितना प्रतिशत वोटर टर्नआउट? 51.51%। क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि बिहार में जब जब वोटिंग ज्यादा हुई उसके इंडिकेशंस क्या कुछ रहे, किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव। 1985 याद कीजिए, 1985 में वोटर टर्नआउट रहा 56.3%, 5.8% ज्यादा मतदान हुआ। सत्ता बदली, लालू सरकार की वापसी हुई, लालू की सरकार बनी। 1990 विधानसभा चुनाव याद कीजिए, कितना परसेंट वोटर टर्नआउट रहा? आपके सामने ग्राफिकली रखा मैंने, 62%। और आगे आइए, 2000 में जब विधानसभा चुनाव हुए 62.6% वोटर टर्नआउट, 16.1 कम मतदान हुआ, 16% से कम, पिछले आंकड़ों से कम हुआ वोटर टर्नआउट निकला तो सत्ता बदल गई, नीतीश कुमार की सरकार बनी। 2005 के विधानसभा चुनाव याद कीजिए, वोटिंग टर्नआउट था 46.5%। फिर क्या हुआ वो भी आप समझ ही रहे हैं। तो यहां से जब 5% से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ता है तो क्या होता है? नीतीश के पहले का दौर क्या था? 1967 में 51.5% प्लस 7% वोटर टर्नआउट रहा, सत्ता परिवर्तित। जब 5% से ज्यादा बड़ा वोट प्रतिशत तो नीतीश के पहले का दौर क्या था? 1980 याद कीजिए, 57.3% वोटर टर्नआउट टोटल, इसमें प्लस हुआ था 6.8%, यानी इससे पहले के विधानसभा चुनाव में लगभग 50 to 51% वोट हुआ था। सत्ता परिवर्तन, जब वोट प्रतिशत 5% से ज्यादा बढ़ा, 2015 में भी आप याद कीजिए 56.7%, इसमें प्लस 4%, तो जेडीयू प्लस आरजेडी की सरकार बनी, एनडीए आउट हो गई थी। 2020 याद कीजिए, 56.9% ओवरऑल टोटल वोटर टर्नआउट रहा, इसमें इजाफा रहा 2% का, जेडीयू और बीजेपी की सरकार इसमें बनी। अब यहां से क्या चीजें निकल कर आ रही हैं? एक बार फिर से अगर नीतीश कुमार सीएम बने तो ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो 10वीं बार शपथ लेंगे। सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बन जाएगा नीतीश कुमार का, इस फेज का जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये भी कहेंगे कि रोहित ये भी मत बोलिए, हो सकता है कई बार ऐसा हुआ नंबर्स नहीं आए फिर भी नीतीश कुमार सीएम बने, तो 10वीं बार सीएम बनने वाले इकलौते चेहरे नीतीश कुमार। अब बीजेपी के जीत के योद्धा कौन कौन हैं? नीतीश कुमार सुशासन वाली छवि इनके साथ है, ईमानदार राजनेता की छवि इनके पास है, वंशवाद की राजनीति से कोसों दूर ये रहते हैं, पिछड़े अति पिछड़ों में इनकी गहरी पैठ मानी जाती है, दलितों और पसमानदा मुसलमानों में गहरी पीठ इनकी मानी जाती है। ये है बीजेपी के योद्धा नीतीश कुमार, सुशासन बाबू। इनके क्या कुछ प्लस पॉइंट्स है, क्या कुछ इनके प्रोज है, वो मैं आपको बता रहा हूं, क्या कुछ इनकी इमेज है। दूसरा बड़ा नाम क्या, वो भी आपके सामने मैंने रखा, लेकिन अभी कौन जीतेगा? दूसरे फेज में जो वोटिंग होगी उसमें आप देखेंगे तो कौन कौन सी सीट से आपके सामने मैंने रख दिया है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, ये है सीमांचल की सीटें। यहां पर जो 4 जिले हैं सीमांचल के, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, साथ ही दूसरी तरफ आप देखेंगे मगध की सीटें, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। ये सारी सीट्स हैं जो इस बार सेकेंड फेज में खास तौर पर बहुत ज्यादा डिसाइडिंग रहने वाली हैं। इन सीट्स पर किसका कब्जा होगा, कोशिशें हर किसी ने कर ली हैं। अगर आप देखेंगे सीमांचल में, इसके अलावा और जो जिले आ गए, सीमांचल के जिले में आपके सामने लगातार रख रहा हूं, गया के जिले आपके सामने है, मगध के जिले आपके सामने है। यहां पर कोशिश यही है कि हर एक फैक्टर पर, हर एक समीकरण पर उसी हिसाब से हम लोग अपने प्रत्याशी को उतारें, चाहे गया हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, नवादा हो या फिर औरंगाबाद हो। ये पूरी चीजें ऐसी हैं जहां पर हर एक फैक्टर काम करेगा। अभी तक आप एम फैक्टर, वाई फैक्टर, कुछ लोग कह रहे हैं एम स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया। एम से अब सिर्फ मुस्लिम नहीं, एम से महिलाएं भी, वाई से सिर्फ यादव नहीं बल्कि वाई से युवा भी। तो ये सारी चीजें कैसे काम करेंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि हम सीमांचल की सीटों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एम फैक्टर यहाँ पर काफी हावी हो जाता है। एम फॉर मुस्लिम, एनडीए 6%, महागठबंधन 76%, यानी आप समझ लीजिए एक तरफा वोट माना जाता है मुस्लिम्स को कि इंडिया ब्लॉक के लिए 76%, जेडीयू को 5% गया था 2020 में और एआईएमआईएम ने 4% वोट प्रतिशत पर अपनी धाक जमाई थी। इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी ग्राउंड पर मौजूद है और वो कह रहे हैं कि खेल तो हम बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन असली खेला करेगी बिहार की जनता 11 तारीख को।